हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम थोड़ा रिकैप करते हैं और देखते हैं पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़े। पिछले चैप्टर में हम पढ़े क्या पढ़े? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर्स। जो कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड होते हैं वो यूनिट फैक्टर से कंट्रोल होते हैं और उस यूनिट फैक्टर को हम कहते थे जीन्स। क्या कहते थे? जीन्स। दूसरा मेजर थिंग हम पढ़े कि ये जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है, हाउ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन हमको तो ये पता ही नहीं है कि आखिर जिंक का बायोमॉलिक्यूल नेचर कैसा है, जिंस का केमिकल नेचर कैसा है, जिंस आखिर किसका बना हुआ है, डीएनए का या फिर प्रोटीन का, पता ही नहीं है। क्लियर? उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे आखिर जिन का मोड ऑफ एक्शंस क्या है, कैसे जिन्स खुद को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करता है किसी भी कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ जिन या फिर हाउ अ जिन फिनोटिपिकली एक्सप्रेस्ड। क्लियर है? उसके पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। इसमें इस चैप्टर में हम डीएनए के स्ट्रक्चर्स का डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन पता तो चले कि आखिर ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है या प्रोटीन है। अगर प्रोटीन मिला तो हम प्रोटीन का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और अगर डीएनए मिला तो डीएनए के स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल का सर्च कैसे हुआ? तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का सर्च करने वाले साइंटिस्ट थे अपने मेंडल अंकल। मेंडल, ये जो मेंडल है ना, मेंडल ये सबसे पहले बताएं कि जो कैरेक्टर्स होता है वो कंट्रोल होता है किसी फैक्टर से। कैरेक्टर्स किसी फैक्टर से कंट्रोल होता है, लेकिन फैक्टर्स क्या है पता ही नहीं क्या है फैक्टर, लेकिन कुछ तो है। बाद में आए सटन एंड बोवेरी, होना है सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी ने बोला कि ये जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स क्या है? जिन है। क्या है फैक्टर्स? जिन और क्रोमोसोम्स में क्या, जिन एंड क्रोमोसोम्स में पैरेलल बिहेवियर है। क्या है? पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं जिन्स और क्रोमोसोम्स। और इन्होंने बताया सटन एंड बोवेरी ने कि जो जिन्स है ये क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है और जो जिन्स है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रोमोसोम्स के हेल्प से जाता है। लेकिन इस बात का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सटन एंड बोवेरी ने नहीं दिया। किसने दिया? थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने बोला, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया ड्रोसोफिला पे कि भाई ये जो सटन एंड बोवेरी थे ये बिल्कुल सही बोल रहे थे। जिन्स एंड क्रोमोसोम्स पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं और जिन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पे रहते हैं। बाकी आपको क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ पता है? ये जो क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन के कंडेंसेशन से बनता है। हम पढ़ चुके हैं सेल डिवीजन में कि जब क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है तो क्रोमोसोम्स बनता है। क्रोमोसोम्स लिख सकते हैं आप, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। और ये जो क्रोमैटिन को देखा गया ना, किसको? क्रोमैटिन को देखा गया तो पता चला कि ये जो क्रोमैटिन है ये बना है किसका? डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन से। इसमें क्या है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। बस यही कंफ्यूजन का कारण है कि क्रोमैटिन पे डीएनए भी है और क्रोमैटिन के पास क्या है? प्रोटीन भी है। तो यहां पे कंफ्यूजन था कि डीएनए के पास जिन होता है क्रोमोसोम्स में या प्रोटीन के पास जिन्स होता है। क्लियर है? तो क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो मेन कंफ्यूजन यही आया कि विच वन इज जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन और डीएनए। डीएनए और प्रोटीन कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? इसके लिए हम डिफरेंट साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें से 3 एक्सपेरिमेंट अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं क्योंकि ग्रिफिथ ने उसको परफॉर्म किया था।
दूसरा एक्सपेरिमेंट है एवरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड का, और तीसरा एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो हेडिंग देंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमें किन्होंने परफॉर्म किया? बाय ग्रिफिथ, बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कब परफॉर्म किया? 1928 में। कब? 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था इनके पास? एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म फ्रेडरिक ग्रिफिथ के पास क्या था? कौन कौन से ये ऑर्गेनिज्म का यूज किए जिस पे वो क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में भी पूछ लिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया था। क्या था भाई? बैक्टीरिया था, और उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसको पहले डिप्लोकोकस निमोनी भी कहते थे। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मैमल्स में निमोनिया कॉज करता है। मैमल्स मतलब ह्यूमंस में भी ये निमोनिया कॉज करता है, और चूहा यानी माइस में भी ये निमोनिया कॉज करता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ना, इस बैक्टीरिया के पास दो तरह का स्ट्रेन है। एक है एस स्ट्रेन या एस टाइप इसको आप बोल सकते हैं, और दूसरा है आर स्ट्रेन। क्या है? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, या आप इसको आर टाइप कह सकते हैं। आर टाइप या फिर एस टाइप। ये जो एस टाइप बैक्टीरिया है ये वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया है। क्या है भाई? वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया है। और जो आर टाइप है ये म्यूटेंट है। क्या है भाई? म्यूटेंट है। मतलब इस टाइप में म्यूटेशन हुआ, इस टाइप में क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ और बन गया आर टाइप बैक्टीरिया। ये जो इस टाइप बैक्टीरिया है ये जो अपना कॉलोनी बनाता है, कौन? इस टाइप बैक्टीरिया। तो स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी बनाता है। कैसा बनाता है? कॉलोनी। कैसा कॉलोनी होता है इसका? स्मूथ एंड शाइनी। स्मूथ एंड शाइनी ये इसलिए है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या? इस बैक्टीरिया के ऊपर एक स्मूथ कैप्सूल है। क्या है? स्मूथ कैप्सूल है। ये जो कैप्सूल है ये बना होता है पॉलीसेकेराइड का, और मेनली म्यूकस का बना होता है। किसका? म्यूकस का बना होता है। तो ये है स्मूथ कैप्सूल, स्मूथ कैप्सूल। इसी स्मूथ कैप्सूल के कारण इसको क्या बोलते हैं? एस टाइप बैक्टीरिया। और ये जो कॉलोनी है ये कॉलोनी स्मूथ एंड शाइनी नहीं होता है, रफ कॉलोनी होता है। क्या होता है? इसके पास आर टाइप के पास रफ कॉलोनी होता है। रफ कॉलोनी क्यों सर? क्योंकि ये जो रफ आर टाइप बैक्टीरिया है इसके पास ये क्या? स्मूथ कैप्सूल नहीं है। क्या है? स्मूथ कैप्सूल नहीं है। सिंपली ये बैक्टीरिया इसके सराउंडिंग्स में स्मूथ कैप्सूल नहीं है, लेकिन इस टाइप के पास स्मूथ कैप्सूल है। ये स्मूथ कैप्सूल किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। किसका बना होता है भाई? पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। किसका? पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। पॉलीसैकेराइड्स मेनली किसका? म्यूकस का बना होता है। किसका बना होता है भाई? म्यूकस का बना होता है। ये जो इस टाइप बैक्टीरिया है ना ये वायरुलेंट होता है। क्या होता है? वायरुलेंट, यानी ये पैथोजेनिक होता है। ये डिजीज कॉज करता है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस स्मूथ कैप्सूल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, और जब डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा तो ये जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में, इस टाइप बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अपना कॉलोनी बनाएंगे, अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे और आपको बीमार करेंगे। कहने का मतलब है ये इस टाइप बैक्टीरिया जो होता है ये वायरुलेंट होता है। क्या होता है भाई? वायरुलेंट होता है।
जबकि आर टाइप बैक्टीरिया के पास आउटर कवरिंग, आउटर कैप्सूल नहीं है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम इसको इजीली मार देता है। तो हमारे लिए ये क्या है, नॉन वायलेंट। क्या है, नॉन वायलेंट। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग देंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कब किया अपना, कब, 1928 में। किस पे किए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। किस पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे किया। इन्होंने क्या किया ना कि लाइव इस टाइप बैक्टीरिया को, क्या, लाइव इस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्टेड किया, इंजेक्टेड इनटू माइस। समझना मेरी बात को। इन्होंने कल्चर मीडियम में बहुत सारे इस टाइप बैक्टीरिया को ग्रो करा के रखा था और इस टाइप बैक्टीरिया को सिरिंज समझते हैं ना, सिरिंज के हेल्प से इस टाइप बैक्टीरिया को सिरिंज में भर लिया, लोड कर लिया और माइस में इंजेक्ट कर लिया। तो देखा कि जब लाइव इस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया इसमें, माइस में, तो माइस मर जाता है, यानी माइस डाई। सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, लाइव आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो देखा कि जो माइस है ये जिंदा है, माइस लीव, ठीक है, माइस लिविंग, माइस जिंदा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया को, क्या, हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस। हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया कहां पे, माइस में। तो इन्होंने देखा कि माइस जिंदा है या मर गया। हाँ भाई, हीट किल्ड मतलब जो इस टाइप बैक्टीरिया था उसको गर्म से, मतलब हीट करके क्या किया, मार दिया और फिर उसको इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। तो क्या देखने को मिला कि माइस जिंदा है, माइस लाइव, माइस लाइव। सरप्राइज, ठीक है, जिंदा होना ही चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया कि मिक्सर बनाया किसका, हीट किल्ड इस टाइप का, हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया का और लाइव आर टाइप बैक्टीरिया का, किसका, लाइव आर टाइप बैक्टीरिया का ये मिक्सचर बनाया और इसको इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो क्या देखने को मिला, माइस जिंदा या मर गया, माइस मर गया। लेकिन इसको तो जिंदा रहना चाहिए सर। देखिए हीट किल्ड इस टाइप दिए तो माइस जिंदा है, और लाइव आर टाइप अगर हम दिए तो भी माइस क्या है, जिंदा है। और फिर हम हीट किल्ड इस टाइप और लाइव आर टाइप अगर इंजेक्ट कर रहे हैं माइस को, तो माइस को क्या होना चाहिए था, जिंदा होना चाहिए था। लेकिन माइस जिंदा नहीं है, माइस क्या हो गया, मर गया, यानी माइस डाई। बोले अच्छा ये बात है, इसका मतलब कुछ तो है। और क्या है, सबसे पहले तो माइस डाई हुआ, फिर माइस के ब्लड को इन्होंने निकाल के देखा। तो माइस के ब्लड को निकाल के देखा, जो मर चुका था उसमें कुछ इस टाइप बैक्टीरिया भी मिला। क्या, इस टाइप बैक्टीरिया भी मिला। इसके ब्लड में क्या हुआ, इस टाइप बैक्टीरिया मिला, फाउंड क्या, इस टाइप बैक्टीरिया, कुछ इस टाइप बैक्टीरिया भी मिला माइस के डेड बॉडी से, डेड माइस के बॉडी से कुछ इस टाइप बैक्टीरिया भी मिला। तो ग्रिफिथ अपना कंक्लूजन दिए। क्या कंक्लूजन था ये, कंक्लूजन था कि ये जो हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया है, ये कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई
केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, ये जिंदा नहीं हो रहा है लेकिन ये कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है और ये केमिकल क्या लाइव आर टाइप के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दे रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दे रहा है, ठीक है, जिसको जो इस टाइप बैक्टीरिया के पास होता है। तो हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है और लाइव आर टाइप बैक्टीरिया में क्या बना दिया, इसके चारों तरफ कैप्सूल बना दिया, थिक साइड में कैप्सूल बना दिया जो पॉलीसेकेराइड का ही बना हुआ था और ये लाइव आर टाइप क्या बन गया, लाइव एच टाइप बन गया। यानी जो बैक्टीरिया था आर टाइप वो किस आर टाइप से क्या बन गया, एच टाइप बन गया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ ने कंक्लूजन दिया कि द आर टाइप बैक्टीरिया हैड picked up some chemicals from heat killed S strain bacteria या heat killed S type bacteria and got transformed into S type कुछ तो केमिकल्स है और इसी प्रोसेस को, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। लेकिन लोग इससे पूछा कि भाई बताइए, ठीक है, कोई केमिकल्स आर टाइप बैक्टीरिया इस टाइप बैक्टीरिया से पिकअप कर लेता है, लेकिन वो केमिकल क्या है, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, क्या है, पता नहीं क्या है, लेकिन कोई केमिकल तो है, कुछ तो है। यानी ये बता नहीं पाए कि आखिर केमिकल नेचर है क्या जिसके कारण हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया क्या बन गया, आर टाइप बैक्टीरिया, सॉरी, जिसके कारण हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया कुछ प्रोड्यूस किया, जिसके कारण आर टाइप बैक्टीरिया क्या बन गया, इस टाइप बैक्टीरिया बन गया। लेकिन ये है क्या, तो इसके केमिकल नेचर को ग्रिफिथ नहीं समझा पाए। क्या केमिकल नेचर को समझा नहीं पाए। तो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया 3 साइंटिस्ट ने मिलकर। इन्होंने एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने, इन्होंने एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने किया। कब, 1933 से 1944, यानी पूरे लगभग 10 साल लग गए इस बात को प्रूव करने में कि हाँ भाई ये जो बायोकेमिकल नेचर है जो जिसके कारण आर टाइप बैक्टीरिया इस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो डीएनए है। क्या है, डीएनए। तो इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने किया, एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने किया। इन्होंने किया एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर ग्रिफिथ कंक्लूजन को लिखेंगे। ग्रिफिथ कंक्लूजन हम बोल रहे हैं, आप लिखेंगे क्या है ग्रिफिथ कंक्लूजन, द आर टाइप या आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड पिक्ड अप सम केमिकल फ्रॉम heat killed strain bacteria या heat killed S type bacteria and got transformed into S strain bacteria. He called this chemical as a transforming chemical and this phenomena is called transformation. इस phenomena को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बट ही कुड नॉट डिफाइन इट्स बायोकेमिकल नेचर। ये बायोकेमिकल नेचर क्या है इस केमिकल का, ये डिफाइन नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम क्या, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग देंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देने वाले साइंटिस्ट थे 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। एक बार फिर से, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ये नाम याद होना चाहिए जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो नेक्स्ट हेडिंग है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड। कब 1933 टू 1944। क्लियर है। They worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. Griffith experiment के transforming principle का biochemical characterization के लिए एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि
ग्रिफिथ के केमिकल्स का कैरेक्टराइजेशन या पहचान किसने किया? आंसर चला जाएगा एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने। किसने सबसे पहले पहचाना कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है? आंसर क्या चला जाएगा? एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड। तो ये नाम याद होना चाहिए। ये इन्होंने क्या किया ना, एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने क्या किया? हीट किल्ड एस सेल्स लिया। क्या? हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया, या आप इसको बोल सकते हैं हीट किल्ड इस टाइप सेल्स, तब भी सही है। और इन्होंने ये हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया से सेपरेट किया। क्या सेपरेट किया? या प्यूरिफाई किया, अलग अलग किया। क्या? पहले तो डीएनए अलग कर लिया, फिर आरएनए अलग कर लिया, और फिर प्रोटीन अलग कर लिया। क्या अलग कर लिया भाई? प्रोटीन अलग कर लिया। ठीक है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अलग अलग कर लिया। और इस सेपरेटेड केमिकल्स को, डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन्स को आर्ट सेल कल्चर में, क्या रफ टाइप वाले बैक्टीरिया वाले कल्चर में डालना है। आर्ट सेल कल्चर में डाल दिया। कहां पे? आर्ट सेल कल्चर में डाल दिया। पहले डीएनए, फिर आरएनए, आर्ट सेल कल्चर, और फिर प्रोटीन को डाल दिया कहां पे? आर्ट सेल कल्चर में डाल दिया। कहां में डाल दिया भाई? आर्ट सेल कल्चर में डाल दिया। देखा कि जब आर्ट सेल कल्चर में रफ टाइप वाले कॉलोनी में डीएनए को डाला तो देखा कि भाई यहां पे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया के डीएनए को जब आर्ट सेल कल्चर में डाल दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। मतलब कुछ आर्ट सेल बैक्टीरिया इस सेल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए, इस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। फिर आरएनए को डाल दिया आर्ट सेल कल्चर में तो देखा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, फिर प्रोटीन को डाला आर्ट सेल कल्चर में तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो बताया कि भाई ये देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओनली ड्यू टू डीएनए। यहां पे लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ओनली ड्यू टू डीएनए। तो देखो ना, सिर्फ डीएनए ही है जो क्या कर रहा है? आर सेल बैक्टीरिया को, आर टाइप बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करके इस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ किसके कारण हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ डीएनए के कारण हुआ। यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल नेचर क्या है? सिर्फ डीएनए है। क्या है? सिर्फ डीएनए है। समझ में आ गया? लोगों को बहुत समझाने का कोशिश किया तीनों साइंटिस्ट मिलके, एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने, लेकिन लोग बात नहीं माने। ठीक है, फिर दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश किया इन्होंने। ठीक है, लोगों का मानना था ठीक है डीएनए से एसोसिएटेड कुछ प्रोटीन तो होता है, कहीं प्रोटीन्स के कारण क्या हो रहा होगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। तो क्या समझ में आ गया? तो प्रोटीन पीछे नहीं छोड़ रहा था। तो एक और एक्सपेरिमेंट इसी पे किया इन्होंने ही किया, किन्होंने? एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने। पहले आप यहां तक नोट डाउन करेंगे और फिर हम आपको बताते हैं आगे इन्होंने क्या किया। फिर आगे एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने क्या किया? डीएनए ऑफ हीट किल्ड सेल्स, डीएनए लिया, डीएनए ऑफ हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया या इस सेल्स बैक्टीरिया। डीएनए लिया हीट किल्ड का और इसको पूरे मतलब डीएनए को डाल दिया किसमें? आर सेल कल्चर में या आर टाइप बैक्टीरियल कल्चर में। इसको डाल दिया इन्होंने आर सेल कल्चर में। फिर दूसरा कॉलोनी लिया आर सेल कल्चर का, आर सेल कल्चर का, और फिर तीसरा कॉलोनी लिया आर सेल कल्चर, इसका आर सेल कल्चर का। ठीक है, और आर सेल कल्चर को
आर सेल कल्चर में यानी रफ टाइप वाले बैक्टीरिया कल्चर में क्या सिर्फ डीएनए को लिया, क्या डीएनए को लिया और डीएनए को क्या किया, डाल दिया, डीएनए को डाल दिया। उसके साथ फर्स्ट कंडीशन में कोई एंजाइम्स लिया, वो एंजाइम था प्रोटीएज। क्या था भाई, प्रोटीएज। यानी डीएनए डाल दिया आर सेल कल्चर में और प्रोटीएज डाल दिया, यानी जो एडिशनल प्रोटीन होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीएज क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो एडिशनल प्रोटीन होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा और अगर प्रोटीन के कारण ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरे डब्बे में इन्होंने क्या किया, आरएनएस को डाल दिया, मतलब आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को डाल दिया। मतलब डीएनए के साथ अगर आरएनए रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो आरएनए उसको डाइजेस्ट कर देगा, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और तीसरे कंडीशन में इन्होंने डीएनए को डाल दिया, मतलब अगर डीएनए के कारण सिर्फ डीएनए के कारण ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा तो डीएनए क्या कर देगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। तो इन्होंने क्या देखा, जहां पे प्रोटीओज डाला था, जहां पे प्रोटीएज डाला था तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, डीएनए के साथ प्रोटीन डाल दिया, प्रोटीएज डाल दिया, तो जो भी एडिशनल प्रोटीन होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन देखने को मिला कि यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ कारण क्या था, डीएनए, तो आरएनए डाइजेस्ट हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा रिजल्ट पे, क्योंकि बस प्रोटीन ही तो डाइजेस्ट हुआ, डीएनए तो मेरा सेम रहा, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे पॉसिबल था। नेक्स्ट आरएनए डाला, डीएनए के साथ क्या डाला, आरएनए, यानी जो एडिशनल आरएनए होगा वो डाइजेस्ट हो गया होगा, लेकिन डीएनए डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो यहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल गया, तो यहां पे भी हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जिस आर टाइप कल्चर में, आर सेल कल्चर में इन्होंने डीएनए को डाला था, डीएनए ही डाइजेस्ट हो गया, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश किया कि भाई देखो ना, ओनली डीएनए दैट ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यहां से क्या पता चलता है, ओनली डीएनए दैट ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ डीएनए ही है जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट कन्विंस्ड हो गए कि हाँ भाई ठीक है, सिर्फ डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या हो रहे, इस एक्सपेरिमेंट से कन्विंस्ड नहीं हुए, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। They concluded that DNA is the only hereditary material, but not all biologists were convinced. क्लियर है। तो आप यहां तक नोट डाउन करेंगे एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड के एक्सपेरिमेंट को। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, हर्श एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। क्या हर्श एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट या ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, जो हर्श एंड चेज ने दिया था। ये अनइक्विवोकल प्रूफ है कि भाई हाँ, डीएनए ही है जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्लियर। तो आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं हर्श एंड चेज की तरफ, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, और इस बात का प्रूफ, इस बात का 100% प्रूफ हो गया किससे, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल से। और ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल परफॉर्म करने वाले साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड हर्शे एंड मडाखा चेज। हम सिंपली इसको करते हैं हर्शे एंड चेज। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1952 में। कब, 1952 में। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, और जेनेटिक मटेरियल ही डीएनए है, सॉरी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात का प्रूफ हो गया किससे, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। किससे, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल से। क्लियर, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल याद रखना है, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है। सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कौन दिया, हर्श एंड चेज ने दिया था। कब दिया था, 1952 में।
यहाँ पे जो भी डेट है साइंटिस्ट के नाम के साथ वो आपको याद रहना चाहिए। क्लियर, एग्जाम में पूछे जाने का चांस है, और अगर डेट आ जाएगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम डेट याद रखेंगे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928, एवरी मैककार्टी मैकलियोड का एक्सपेरिमेंट 1933 टू 1944, एंड हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट 1952। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय कौन? हर्शे एंड चेज। कौन थे? हर्शे एंड चेज, HARSHEY, हर्शे एंड चेज। कब किया परफॉर्म? 1952। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। क्या है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? हाँ भाई, तो यहाँ पे एक तो है इकोलाई का पूरा नाम है इसेरेशिया कोलाई। क्या नाम है? इसेरेशिया कोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया है। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है यहाँ पे बैक्टीरियोफाज। क्या है भाई? बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज इसको बोलते हैं। ये वायरस है, और वैसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये जो हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है, ये अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इससे बढ़िया कोई एक्सपेरिमेंट या प्रूफ नहीं है कि डीएनए जो है ना वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे स्टार्ट करके। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी, और नीट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द अनइक्विवोकल proof that DNA is the genetic material. That DNA is the genetic material. That is DNA is the genetic material. Came from the result of this experiment. Came from the result of this experiment. क्लियर? केम फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस फैक्ट पे बेस्ड है? क्या एक्सपेरिमेंट आखिर जो है ये किस फैक्ट पे बेस्ड है? तो दो फैक्ट है यहाँ पे। एक, जो प्रोटीन होता है उसके पास सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं होता है। और दूसरा, जो डीएनए होता है उसके पास फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है कि जो एक्सपेरिमेंट है ये दो फैक्ट पे बेस्ड है। पहला, प्रोटीन हैज सल्फर एंड डीएनए हैज फास्फोरस। डीएनए के पास फास्फोरस होता है और प्रोटीन के पास सल्फर होता है। इस दो फैक्ट पे ये बेस्ड है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन this experiment is based on fact that what? Protein has sulfur, but not phosphorus, and DNA has phosphorus but not sulfur। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। क्लियर है? इस ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल में मेनली 3 स्टेप है। पहला, इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा किसको? बोलो ना, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा किसको? इकोलाई बैक्टीरिया को। किसको? इकोलाई बैक्टीरिया को। दूसरा है ब्लेंडिंग मतलब मिलाना, इन्फेक्शन को मिला देना। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से इन्फेक्टेड बैक्टीरिया को और जो वायरस का मटेरियल्स है जो इन्फेक्ट नहीं हुआ है, जो बैक्टीरिया में नहीं है, उसको
अलग करना, सेपरेट करना, इसको हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और अभी आपके पास 12th का एनसीईआरटी आपका होना चाहिए, जहां पे हर्षे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है, उसको आप एक बार देखिए और यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें सबसे पहले जो वायरस है, वायरस के पास 2 चीज होता है, आपको पता है। एक तो वायरस का होता है आउटर प्रोटीन कवरिंग, और इस आउटर प्रोटीन कवरिंग को कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं ना, कैप्सिड। और दूसरा इसके पास है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले ये जो वायरस है इसको ग्रो कराया सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर में। कहां पे? रेडियो एक्टिव सल्फर में। अब सोचो ना, ये जो वायरस है अगर इसको हम ग्रो कराएंगे किसमें? रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, तो इसका जो प्रोटीन कवर है कैप्सिड, इसमें क्या होगा? सल्फर कंटेंट आ जाएगा। और सल्फर रेडियो एक्टिव क्या होता है? S35। क्या होता है भाई? S35। ठीक है, सल्फर 35। तो बैक्टीरियोफाज के पास प्रोटीन है और उसके कवर पे, मैंने उसके कैप्सिड पे, उसके प्रोटीन पे क्या है? सल्फर, रेडियो एक्टिव लेवल सल्फर 35 है। ठीक है, अब ये इन्फेक्ट करेगा किसको? बैक्टीरिया को। देखो दिखाया गया, तो बैक्टीरिया को, तो ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाला है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, और ये जो कैप्सूल या जो ये कैप्सिड है वायरस का, वो बाहर ही रह जाएगा। उसके बाद बैक्टीरियोफाज को और बैक्टीरियल सेल को ब्लेंडिंग किया जाएगा। उसके बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद दोनों को अलग किया जाएगा। जब अलग किया गया तो देखा गया कि जो बैक्टीरिया था इकोलाई, उसमें किसी भी तरह का रेडियो एक्टिविटी नहीं पाया गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल गया, इसका जो कैप्सिड है ये बाहर रह गया। और जो सुपरनेटेंट सब्सटेंस था, जो फिल्ट्रेट था, उसमें हमको क्या देखने को मिला? रेडियो एक्टिव एक्टिविटी देखने को मिला। इससे पता चलता है जो सुपरनेटेंट सब्सटेंस था वहां पे हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिला। ठीक है, वहां पे हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिला। ठीक है, यानी रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस वहां पे हमको देखने को मिला, जिससे पता चला कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर जाता है और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उसका जो प्रोटीन है वो बाहर ही रह जाता है, यानी प्रोटीन किसी भी तरह से क्या जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम नहीं करता है। सिंपली पता चल गया यहां से। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यहां पे लिखेंगे बैक्टीरियोफाज हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर। बैक्टीरियोफाज हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर इन कैप्सिड। और रेडियोएक्टिव सल्फर कैसा? सल्फर 35। ये हमको मिला बैक्टीरियोफाज में। ठीक है, नेक्स्ट अलाउ इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। ये क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। अलाउ इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, अलाउ इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, अलाउ इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स। नेक्स्ट, जब ये इन्फेक्शन किया है इसके बाद हम इसको ब्लेंडिंग में भेज दिए। किसमें भेज दिए? ब्लेंडिंग में भेज दिए। लिखेंगे बैक्टीरियोफेज separated from bacterial cell, bacteriophage separated from bacterial cell, from blending मतलब इन्फेक्शन के बाद हम बैक्टीरियोफाज को फिर सेपरेट कर लिए, जो भी एक्सेस बैक्टीरियोफाज था उसके बाद हम इसको मिक्सर कर दिए। क्या किए? मिक्सिंग कर दिए। ठीक है, अलाउ बैक्टीरियल सेल, अलाउ इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियोफाज सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल फ्रॉम ब्लेंडिंग। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफाज, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया and
bacteriophage and bacteriophage, mixture of bacteria and bacteriophage, subjected to centrifugation, subjected to centrifugation तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन में चला गया। उसके बाद क्या देखने को मिला हमको, किसी भी तरह का रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सुपरनेटेंट में एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुआ। यानी कि सुपरनेटेंट में ये सल्फर रह गया होगा, प्रोटीन कंटेंट और जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो इससे पता चला कि सिर्फ डीएनए ही कहां पे गया, बैक्टीरिया में गया, और किसी भी तरह का प्रोटीन या कैप्सिड ये बैक्टीरिया में नहीं जाता है और इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन बैक्टीरिया, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन बैक्टीरिया but detected in supernatant, but detected in कहाँ, सुपरनेटेंट। जो सुपरनेटेंट सब्सटेंस था वहां पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिला। इसका मतलब जो सल्फर कंटेनिंग कैप्सिड था वो बाहर रह गया और जो नॉन रेडियो एक्टिव मेरा डीएनए था वो अंदर चला गया। क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट का। सेकेंड स्टेप हम पढ़ेंगे जब हम वायरस को ग्रो कराएंगे, कल्चर कराएंगे कहां पे, रेडियो एक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंट में। और जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंस में ग्रो कराएंगे तो आपको पता है क्या होगा, डीएनए में हमको रेडियो एक्टिव फास्फोरस देखने को मिलेगा, P32 फास्फोरस 32। पहले आप यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि ये जो वायरस है, इस वायरस को P32 यानी रेडियो एक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। तो पता चलेगा कि इस डीएनए के फास्फोरस में क्या है मेरा, P32 है। क्लियर, सिंपल। और ये इन्फेक्ट करेगा किसको, बैक्टीरिया को, ई कोलाई को। तो देखने को मिलेगा कि ये डीएनए 32 में जो फास्फोरस 32 था वो डीएनए के साथ अंदर चला गया। तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के लिए या जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि प्रोटीन। सिंपल। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो एक्टिव फास्फोरस, बैक्टीरियोफेज हैविंग radioactive phosphorus P32 in DNA. Next step, allow to infect bacterial cell. Next step, blending. Next step, centrifugation. एंड नेक्स्ट स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो क्या है, देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कहां डिटेक्ट हुई। तो पता चला कि बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। कहने का मतलब है कि डीएनए के साथ रेडियो एक्टिव फास्फोरस चला गया बैक्टीरिया में, और जो नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था मेरा सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन वो बाहर रह गया। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे रेडियो एक्टिव क्या, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन या रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल, बट नो रेडियो एक्टिविटी detected in supernatant, detected in supernatant,
क्लियर है? तो आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इंडिकेट करता है, दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट दैट protein did not inherit the bacteria from virus and DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria. क्लियर? तो इसी प्रिंसिपल को कहते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम को समझेंगे, और एनसीईआरटी के डायग्राम में मेनली 3 स्टेप दिखाया गया है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये दिखाता है कि प्रोटीन किसी भी तरह के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता है, सिर्फ डीएनए ही है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। लेकिन तुम ध्यान दिए, एक बात हम बार बार बोल रहे हैं, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। आखिर ट्रांसडक्शन होता क्या है? तो ट्रांसडक्शन क्या होता है आप लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ वायरस। किसी भी सेल में अगर आप वायरस के हेल्प से या वायरल वेक्टर के हेल्प से डीएनए ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को कहते हैं ट्रांसडक्शन। और यहाँ पे ट्रांसडक्शन ही तो हो रहा है, वायरस के हेल्प से डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है किसी बैक्टीरियल सेल में, ट्रांसडक्शन। क्लियर है? तो ट्रांसडक्शन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ वायरल या वायरल डीएनए। क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन कहलाता है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था अपना पूरा हर्शे एंड चेज का ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ये बात को, इस बात को प्रूव कर दिया कि हाँ डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के पास क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसको आप लिखेंगे। पहले आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम उस चीज को देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वैसे मॉलिक्यूल्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिसको उन्हें फुलफिल करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। इसको अपना रेप्लिका बनाना आना चाहिए, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सेकेंड, ये स्टेबल होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखो ना, जो डीएनए था हीट किल्ड, इस टाइप बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो हीट से मारने के बाद भी क्या था? स्टेबल था। तभी तो वो नॉर्मल कंडीशन में जाके क्या करता था? आर टाइप बैक्टीरिया के लिए कैप्सूल बनाने का क्षमता रखता है। इसका मतलब वो स्टेबल है, हीट से किल्ड होने के बावजूद भी, मतलब वो डीनेचर्ड हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन सुटेबल कंडीशन में जाके वो फिर से क्या हो गया? अपने स्टेबल स्ट्रक्चर में जाके फॉर्म हो गया, यानी कि वो स्टेबल है। डीएनए क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। पहला क्या था? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, ये इस तरह का भी होना चाहिए स्टेबल होने के साथ साथ कि थोड़ा सा ऐसा स्कोप रहे कि थोड़ा सा इसमें चेंज हो सके, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में चेंज होगा जिसके कारण होगा वेरिएशन, और वेरिएशन के कारण होता है इवोल्यूशन। तो यहाँ पे स्लो चेंज का भी कुछ स्कोप होना चाहिए, ठीक है, ताकि म्यूटेशन हो सके। और स्लो चेंजिंग डीएनए में रिक्वायर्ड है इवोल्यूशन के लिए। तो इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस इन डीएनए, ठीक है, या जेनेटिक मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। लास्ट है, ये खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स में, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसको क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस करना आना चाहिए। क्लियर है? कैरेक्टर्स है तो टॉल होना चाहिए, डॉर्फ होना चाहिए, मीडियम हाइट का होना चाहिए, इस तरह से करके इसको एक्सप्रेस होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो ये सब कुछ 4 प्रॉपर्टीज है जेनेटिक मटेरियल के बारे में। आप अपने नोट्स से इसको लिख सकते हैं, हम ऐसे ही वर्बली अब बोल दिए, बाकी आप अभी भी लिख सकते थे, है ना। तो ये था पूरा जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल हमको मिल चुका और हमको पता चला डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो अगली क्लास से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।